लास्ट टर्न के ऊपर मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ग्लिम्पसेस दे दिए थे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा है ना, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ जैसे कि मैंने जब आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ाया था तब भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे, लेकिन मैं आपको इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर को बताऊं उससे पहले मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं कि कुछ फेजेस भी होते हैं। राइट, देयर आर सम फेजेस बेटा। सबसे जो पहला फेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। राइट, सबसे पहला जो फेज होता है उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। जैसे कि नेम शो कर रहा है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ऑलराइट, गैमेटोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। दूसरे स्टेप के अंदर जब गैमेट्स बन जाते हैं तो फिर गैमेट्स बन जाने के बाद में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल अकर। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल अकर। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। और फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स होता है तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के थ्रू बेटा क्या बनता है? जाइगोट बनता है। गैमेटोजेनेसिस के अंदर तो क्या बनते हैं? गैमेट बनते हैं। गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या बनता है? जाइगोट। तो मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेंगे बेटा तो क्या बनेगा? 2n जाइगोट बनेगा। 2n जाइगोट विल बी फॉर्म। और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस जैसे कि नेम शो कर रहा है कि यहां पर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। राइट, एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या बनेगा? एम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट विल बी कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। राइट, और फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होता है बेटा? डेवलपमेंट होता है। फोर्थ स्टेज के अंदर डेवलपमेंट होता है, यानी कि डेवलपमेंट में क्या होगा? जो यंग वन है वो बन जाएगा। एम्ब्रियो विल बी कन्वर्टेड इनटू यंग वन। एम्ब्रियो विल बी कन्वर्टेड इनटू यंग वन। So these are the phases, these are the four phases of the sexual reproduction. First phase is the gametogenesis, in which the gametes are formed. Gametogenesis means gametes are formed which are haploid. Right, fertilization process के अंदर the gametes will fuse together to form a diploid zygote. In the process of the embryogenesis, the zygote will be converted into an embryo. Zygote will be converted into an embryo, means embryo is formed. That's why this act will be called as the embryogenesis, and ultimately the embryo will develop into the young one. So in characteristic feature को मैं पढ़ाऊं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, उससे पहले आपको इन 4 फेजेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। और इन्हीं 4 फेजेस को जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इन 4 फेजेस के ऊपर हमेशा हम लोग एम्फेसिस करेंगे। क्लियर है बेटा? नाउ if I talk about the characteristic feature of the sexual reproduction, then the very first thing to be noted here is that it is usually biparental. If I just exclude the exceptions, मैं यदि exceptions को remove कर दूं बेटा, तो always generally what happens that sexual reproduction is biparental. Sexual reproduction कैसा होता है? Biparental होता है, means 2 individuals are there always in sexual reproduction. One is male and another is female. Male will be producing the male gamete and female will be producing the female gamete. All right, तो usually जो होता है sexual reproduction वो कैसा होता है? biparental होता है ना? biparental means 2 parents will be there. वहां पर asexual reproduction के अंदर आपने क्या देखा था? a single parent was there. चलो यहां पर आप देखो gametes are always formed. Now always remember बेटा कि जो गैमेट होता है ना, गैमेट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, राइट, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके अंदर जो गैमेट होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। गैमेट इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो डेफिनेटली जिस चीज से हो रहा है रिप्रोडक्शन हो रहा है वो तो बननी चाहिए ना। तो हमेशा यहां पर गैमेट्स बनेंगे ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ठीक है, जैसे आप वहां पर देखते थे ना बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती थी? फ्रेगमेंट, बड, आर यू गेटिंग? राइट, स्पोर, वो सब क्या थे? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स थे। यहां पर रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है? गैमेट्स होते हैं।
अब जब गैमेट्स बनते हैं तो नेचुरल है कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और उस फर्टिलाइजेशन से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा और उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्टिलाइजेशन होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल और केवल माइटोसिस होता था बेटा, वहां पर माइटोसिस होता था, लेकिन यहां पर मियोसिस भी होता है और माइटोसिस भी होता है। ठीक है ना, इट इज द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस अकर। हमेशा याद रखना बेटा, गैमेट जब बनता है, याद रखना, गैमेट जब बनता है तो मियोसिस होता है। क्यों? क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर मियोसिस होगा, तभी क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। तो क्योंकि यहां पर गैमेट बनते हैं और गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए मियोसिस होना जरूरी है। यू मस्ट नो बेटा दैट मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन एंड रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर 2 हाफ। लेकिन जब बात माइटोसिस की कर रहे हैं, जब बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, माइटोसिस की कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना कि माइटोसिस जो होता है वो जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, जब जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो क्या होता है, माइटोसिस होता है। याद रखना, जाइगोट बेटा यूनिसेलुलर होता है। क्या कहा मैंने, जाइगोट यूनिसेलुलर होता है और उससे बनने वाला एम्ब्रियो, जाइगोट से बनने वाला एम्ब्रियो हमेशा क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है। राइट, माइटोसिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन। याद रखना बेटा, माइटोसिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन। तभी तो मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन होता है, तभी तो यूनिसेलुलर जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आर यू गेटिंग? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो मियोसिस और माइटोसिस दोनों होंगे। आर यू गेटिंग? एंड द की थिंग, डॉटर ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनते हैं बेटा, वो हमेशा ही जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स से। आपके घर के अंदर यदि आपकी कोई ब्रदर है, आपका कोई सिस्टर है, तो आप लोग क्या ये क्लेम कर सकते हैं कि एक ही पेरेंट्स की जो प्रोजेनीज है, क्या आप दो ब्रदर सेम है, क्या आप दो सिस्टर सेम है? अनटिल एंड अनलेस यू आर ट्विंस। यदि मैं ट्विंस को एक बार निकाल दूं अलग से, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हटा दूं मैं, तो क्या मुझे बताओ एक घर के अंदर दो ब्रदर्स और क्या दो सिस्टर्स भी सेम होते हैं? क्या नहीं होते ना। तो यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि जो प्रोजेनीज बनती है दे आर 100% सिमिलर टू द पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि वो यूनिपेरेंटल होती थी। लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में तो दो पेरेंट्स होते हैं बेटा। और अभी आप देखोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस डेवलप होते हैं। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रोजेनीज जो है, ट्विंस को छोड़ दो तो प्रोजेनीज कभी भी रिजेंबल नहीं करती है किससे, पेरेंट्स से। तभी तो कहते हैं नो टू इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड आर सेम विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बेटा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, 7 बिलियन है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, 7 बिलियन है। लेकिन दो ऑर्गेनिजम्स कभी भी एक जैसे नहीं मिलेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं। हम ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, 7 बिलियन, लेकिन एक जैसे दो लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ट्विंस को अलग रख देना, आप हो, आपके जैसा कोई नहीं, आप हो। आर यू गेटिंग? शाहरुख खान एक है, शाहरुख जैसा कोई नहीं। ऐश्वर्या एक है, ऐश्वर्या जैसा कोई नहीं। आर यू गेटिंग? तमन्नाश एक है, तमन्नाश जैसा कोई नहीं। आर यू गेटिंग? तो कहने का मतलब ये होता है कि हमेशा जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहां पर, वो पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफर करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज स्लो एज कंपैरिजन टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने ये कहा था बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ इलोबरेट प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट इट इज अ स्लो प्रोसेस, मैंने कहा था। और जब मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो ये कहा था कि इट वाज अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था। लेकिन यहां पर याद रखना, मल्टीप्लिकेशन यहां पर क्या होता है, स्लो होता है। क्योंकि मैंने बता दिया है कि ये प्रोसेस कैसा होता है, स्लो होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होता है बेटा और ये स्लो होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इट इंड्यूसेस वेरिएशन। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमेशा याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस डेवलप होते हैं बेटा। ये इसका की पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायपेरेंटल होता है
तो यहाँ पर वेरिएशंस डेवलप होते हैं एंड वेरिएशंस आर प्लेइंग अ की रोल इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज का मतलब है बेटा नई स्पीशीज के डेवलपमेंट के लिए, क्या कहा मैंने, नई स्पीशीज के डेवलपमेंट के लिए, याद रखना नई स्पीशीज के डेवलपमेंट के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस होते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंट, विच इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, which is a better mode of reproduction, asexual reproduction or sexual reproduction, what will be you giving the answer? आपका आंसर होगा कि sexual reproduction is far more better than the asexual reproduction. Why? Because आप कहोगे sexual reproduction के अंदर variations होते हैं and variations are playing a key role in evolution. मैंने आपको जब asexual reproduction पढ़ाया था तो उसका एक मेजर डिसएडवांटेज पढ़ाया था बेटा, और वो डिसएडवांटेज ये था कि asexual reproduction के अंदर या हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन को तो उनके अंदर वेरिएशंस डेवलप नहीं होते थे, और जब वेरिएशंस डेवलप नहीं होंगे तो नई स्पीशीज कैसे डेवलप होगी। तो याद रखना इट इंड्यूसेस वेरिएशंस, इट इंड्यूसेस बेटा वेरिएशंस एंड दीज वेरिएशंस आर प्लेइंग अ की रोल इन इवोल्यूशन। तो आई थिंक सो 7th पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, इट अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स। याद रखना कि जनरली इट हैज बीन सीन दैट जितने भी हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जितने भी हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इज इट क्लियर? तो आई थिंक सो बेटा कि ये 8 पॉइंट्स सारे के सारे क्लियर है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आ जाते हैं फेजेस इन लाइफ साइकिल। फेजेस इन लाइफ साइकिल याद कीजिए, जब मैंने आपको लेक्चर 1 पढ़ाया था, जब मैंने लेक्चर 1 लिया था आपका, तब भी मैंने इन फेजेस की बात की थी, लेकिन तब मैंने इन फेजेस को बहुत ज़्यादा इलॉबरेट करके नहीं बताया था। वहाँ पर तो जस्ट ये बताया था कि जब लाइफ स्पान पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट फेजेस लिख रखे हैं। एक तो है बेटा जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज। क्या लिखा मैंने? जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज। You know very well that this juvenile word is used for the animals. You all know, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूँ मैं। Juvenile phase is used for the animals and this term vegetative is used for the plants. This term vegetative is used for the plants. याद रखोगे बेटा। तो फर्स्ट फेज इन द लाइफ साइकिल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अंदर यदि कोई पहला फेज होता है तो वो कौन सा है? जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, जिसको अभी आज की क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जब जुवेनाइल फेज एंड होता है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है बेटा। याद रखना द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज, याद रखना क्या कहा मैंने, द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज और द वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि इसी फेज के अंदर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और अपनी प्रोजेनीज को जनरेट करता है। क्लियर? द थर्ड फेज इज एजिंग एंड सेनिसेंस फेज। कौन सा फेज है बेटा? एजिंग एंड सेनिसेंस फेज। एजिंग एंड सेनिसेंस फेज। क्लियर? रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनीज बनाता है, तो एक तरफ तो प्रोजेनीज बर्थ लेती है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो एजिंग की तरफ बढ़ते रहते हैं। आर यू गेटिंग? हम ह्यूमन बींग्स में भी देखो ना, वी आर द प्रोजेनीज ऑफ आवर पेरेंट्स, राइट? अब हम तो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, हम तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक तरफ ग्रो कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे पेरेंट्स एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, सेनिसेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो द नेक्स्ट फेज इज द एजिंग एंड द सेनिसेंस फेज, एंड यू ऑल नो कि लास्ट में सेनिसेंस इज फॉलोड बाय द डेथ, विच इज द अल्टीमेट ट्रुथ, क्योंकि हमने कहा था जब शुरुआत में पढ़ाया था तब भी कहा था जो आएगा वो जाएगा, जो आएगा वो जाएगा। तो फेजेस इन लाइफ साइकिल की यदि मैं बात करूं बेटा, तो फेजेस इन लाइफ साइकिल के अंदर ये 3 फेजेस इंपॉर्टेंट है, जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड एजिंग एंड सेनिसेंस फेज, विच इज फॉलोड बाय द डेथ। क्लियर? सो नाउ अब एक एक फेज को करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला फेज लेते हैं, दैट इज नोन एज द जुवेनाइल फेज और द वेजिटेटिव फेज। क्या कहा मैंने? जुवेनाइल फेज और द वेजिटेटिव फेज। नाउ it is the period of growth between birth of an individual up to reproductive maturity. क्या कहा मैंने?
इट इज अ पीरियड ऑफ द ग्रोथ, इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल अप टू इट्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। मतलब बर्थ से लेकर जब तक एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं बन जाता है, राइट, तब तक के फेज को हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं एनिमल्स के अंदर। ठीक है, क्या कहा, इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल अप टू इट्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जैसे मान लीजिए हम ह्यूमंस का एक एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमंस का एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। एक बर्थ हुआ, एक बेबी का बर्थ हुआ, आर यू गेटिंग, राइट, और वो उसके अंदर जुवेनाइल फेज चल रहा है और वो फिर एंटर करता है 11 से 12 ईयर्स की एज के अंदर, जब वो रिप्रोडक्शन मतलब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होंगे, मैच्योरिटी होगी। तो ये जो पीरियड है बर्थ से लेकर और ये वाला जो फेज होगा, ये जैसे क्या कहलाएगा, जुवेनाइल फेज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, जुवेनाइल फेज। तो इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल अप टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। बर्थ से लेकर, किसी एक ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द एनिमल्स, है ना। ये तो मैंने बात की किसकी, जुवेनाइल फेज की बात की, है ना। दिस आई हैव टॉक्ड अबाउट द जुवेनाइल फेज। बट नाउ द सेम थिंग इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। मैंने पहले भी बता दिया था कि प्लांट्स के लिए जुवेनाइल फेज वर्ड यूज नहीं करते हैं, प्लांट्स के लिए क्या करते हैं, वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज का मतलब क्या है, वेजिटेटिव फेज का मतलब ये है बेटा कि उस प्लांट के अंदर क्या क्या हो चुका है, रूट का डेवलपमेंट हो चुका है, राइट, फिर स्टेम का डेवलपमेंट हो चुका है, राइट, और लीफ का डेवलपमेंट हो चुका है, राइट। जब एक प्लांट के अंदर रूट, स्टेम, लीफ सारे डेवलप हो जाते हैं, राइट, या हो रहे होते हैं, तो उस फेज को हम क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव फेज, राइट। और वेजिटेटिव फेज जैसे ही एंड होगा, जैसे ही वेजिटेटिव फेज एंड होगा तो उस प्लांट के अंदर क्या हो जाएगी बेटा, फ्लावरिंग वगैरह हो जाएगी, और फ्लावरिंग वगैरह होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल अप टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और प्लांट्स के अंदर इसी फेज को हम वेजिटेटिव फेज कह रहे हैं। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन। पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। वी कैन नॉट क्लेम इट दैट कि किसी एक और ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एक जैसा ये जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज होगा, अलग अलग के अंदर अलग अलग होता है। द फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। आज यदि आप अलग अलग कैटेगरी के प्लांट्स देखोगे, आप मैंगो को देखोगे, एप्पल को देखोगे, ऑरेंज को देखोगे, लेमन को देखोगे, हम प्राइमेट्स को देखें, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्राइमेट्स मतलब ह्यूमन बींग्स की यदि बात करें हम लोग, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो सबका जो जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज जो होता है वो अलग अलग होता है। उनका ड्यूरेशन एक जैसा थोड़ी होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो जुवेनाइल फेज का या जो वेजिटेटिव फेज का जो ड्यूरेशन है वो एक जैसा नहीं हो सकता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देखो एक स्टेटमेंट लिख रखा है, द एंड ऑफ द जुवेनाइल और द वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। क्या लिखा है, जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज एंड होता है तो किसकी स्टार्टिंग हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्टिंग हो जाती है। द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज, वापस से बोल रहा हूं, द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज और द वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहा मैंने, द एंड ऑफ द जुवेनाइल और द वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अब सवाल सबसे बड़ा उठता है कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई एनिमल है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया है, और ये जो प्लांट है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया यानी कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर गया। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एक एनिमल या प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्टिंग हो गई? तो अभी की कुछ स्लाइड्स के अंदर मैं इस बात को प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर कुछ आपको ऐसे विजिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना।
आपको कुछ ऐसे विजिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे जिससे कि प्रूव हो जाएगा कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज एंड हो चुका है और रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल appearance of the flowers in higher plants. Appearance of the flowers in the higher plants indicate the sexual maturity. Right? एक प्लांट के अंदर रूट, स्टेम और लीव्स डेवलप हो चुकी थी वेजिटेटिव फेज के अंदर, लेकिन वेजिटेटिव फेज के ठीक बाद में किसी एक प्लांट के अंदर फ्लावर्स आना शुरू हो जाए, यदि फ्लावर आपको दिखाई देना शुरू हो जाए तो मतलब मान के चल लीजिए कि उसका वेजिटेटिव फेज पूरा हो चुका है और उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज क्या हो गया है बेटा, शुरू हो गया है। तो व्हाट आई वांट टू से, appearance of the flowers in the higher plants indicate the sexual maturity। और सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्टिंग हो गई है। क्लियर? चलो एनिमल्स की बात करते हैं। ये तो बात चल रही थी किसकी बेटा, प्लांट्स की बात चल रही थी। नाउ व्हाट अबाउट द एनिमल्स? तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, याद रखना इस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन एनिमल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप एंड मैच्योर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप एंड मैच्योर which is called as puberty, right? ये puberty वर्ड जो है वो एनिमल्स के लिए यूज होता है बेटा। इस फेज के अंदर, इस पीरियड के अंदर एनिमल्स के अंदर सारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, ताकि ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाए, ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाए रिप्रोडक्शन के लिए। और इस एज को राइट, जिसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप और मैच्योर हो जाते हैं, उस एज को हम क्या बोलते हैं, पुबर्टी एज कहते हैं। उस एज को क्या बोलते हैं, पुबर्टी। जैसे कि हम यदि बात करते हैं बेटा ह्यूमंस की, इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के अंदर मान लीजिए एक बॉय की बात करें और एक गर्ल की बात करें, राइट? तो बॉयज़ के अंदर जो पुबर्टी एज है वो थोड़ी सी डिलेड आती है। तो मान लीजिए मैंने लिखा 13 to 14 ईयर्स पुबर्टी एज लिखा, और गर्ल के अंदर जो है मैंने लिखा इट इज स्लाइटली अर्लियर 11 to 12 ईयर्स, है ना? तो ये पुबर्टी एज कहलाती है। अच्छा, अब ये जो पुबर्टी एज जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मान लीजिए हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो पुबर्टी एज के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस दिखते हैं बॉडी के अंदर, कुछ बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। क्या कहा मैंने? बॉडी के अंदर इंटरनल भी और एक्सटर्नल चेंजेस भी होते हैं पुबर्टी एज आने पर। केवल बाहरी चेंजेस नहीं होते हैं बेटा पुबर्टी एज आने पर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चेंजेस होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि एक बॉय पुबर्टी एज के अंदर एंटर हुआ, है ना? अ बॉय एंटर्स पुबर्टी एज, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए देखिए आप। तो उसके अंदर इंटरनली क्या चेंज आते हैं, उस बॉय के अंदर इंटरनली हार्मोनल चेंज आते हैं, यानी कि उस बॉय के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। आर यू गेटिंग? एंड वी नो वेरी वेल, 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और वी कैन से इट एज द एंड्रोजन, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन दैट मेल। उस मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ द बियर्ड एंड द मुस्टैच, डेवलपमेंट ऑफ द बियर्ड एंड मुस्टैच ऑन द फेशियल रीजन, फेशियल रीजन के ऊपर दाढ़ी मूछें आ जाती है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच। उस बच्चे की जो पहले बच्चा था वो जैसे पुबर्टी एज में एंटर करता है तो उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, इनफैक्ट आई विल से कोएड्सनेस ऑफ द वॉइस, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, मसल डेवलप हो जाती है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर इंटरनल चेंज हुआ पुबर्टी एज के अंदर, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट हुआ। तो पुबर्टी एज के अंदर दिख रहा है ना भाई कि उसके अंदर अपीयरेंस के अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए। जिस तरीके से फ्लावर्स के अंदर, जिस तरीके से प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स डेवलप हुए, तो वैसे ही एनिमल्स के अंदर दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई अब वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स या डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, एंड दिस अकर्स बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। फीमेल्स के अंदर ओवरी के थ्रू एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होना शुरू होता है, तो उसकी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर इंटरनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो इंटरनल चेंजेस होते हैं साथ के साथ एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज पुबर्टी। तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जब पुबर्टी एज के अंदर एंटर करेगा,
है ना, मतलब अपनी जुवेनाइल फेज से या वेजिटेटिव फेज से जब रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है तो उसमें चेंजेस दिखते हैं, वो चेंजेस सामने दिखाई देंगे, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर, राइट। अब रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में थोड़ा सा और डिटेल के अंदर, थोड़ी सी और डेप्थ के अंदर जाते हैं, और जो अभी का सेक्शन आ रहा है बेटा वो एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड नहीं है ना, यहाँ तक कि वो टर्म्स भी पूरे क्लियर नहीं दे रखे हैं, जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ द रिप्रोडक्टिव फेज ही चल रहा है, अभी रिप्रोडक्टिव फेज ही चल रहा है, और उस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर बेटा अब जो नेक्स्ट सेक्शन जो आ रहा है अपना, और वो है डेट इज मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ठीक है, एनसीईआरटी में पूरा सेक्शन दे रखा है लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक को। यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग देने की कोशिश करेंगे। डेट ये क्या चीज़ है उसको आप देखें। मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं वो आप जानो। मोनोकार्पिक क्या होते हैं? एज द नेम इज इंडिकेटिंग दीज प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस इन दियर लाइफ स्पान। ये अपनी लाइफ स्पान में बेटा केवल एक बार फ्लावर करते हैं। दे फ्लावर वंस इन दियर लाइफ टाइम। मोनो का मतलब समझते हो ना, मोनोकार्पिक, दे फ्लावर वंस इन दियर लाइफ स्पान। आपको क्या ध्यान रखना है, इसके ऊपर ध्यान देना है, दे फ्लावर वंस इन दियर लाइफ स्पान। सेकेंड पॉइंट, मोनोकार्पिक प्लांट्स डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ये प्लांट्स अपनी लाइफ के अंदर केवल एक बार फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन फ्लावरिंग करने के बाद में, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के बाद में इन प्लांट्स की डेथ हो जाती है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर जो प्लांट्स है, ज़्यादातर मोनोकार्पिक प्लांट्स बेटा या तो एनुअल होते हैं या बाइनियल होते हैं। एनुअल समझते हो ना, 1 सीजन तक ग्रो करते हैं, बाइनियल मतलब 2 सीजन तक ग्रो करते हैं। तो ऑल एनुअल्स, ध्यान रखना, जितने भी एनुअल प्लांट हैं, जैसे मैंने 2 एनुअल प्लांट्स के यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, व्हीट एंड राइस, और 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखे हैं बाइनियल प्लांट्स के, सेव फॉर कैरेट एंड रेडिश, आर मोनोकार्पिक। आप मुझे एक बात बताओ, व्हीट को आप ग्रो करते हो, राइट, आप विंटर के पहले आप उसको एक फार्मर ग्रो करता है और होली के ऊपर उसको काट डालता है। राइस के साथ में भी ऐसा ही है। कैरेट जो होता है वो आप देख सकते हो कि उसका लाइफ स्पान देख सकते हो। कैरेट जो है वो अपने विंटर्स के अंदर आता है, ठीक है, उसकी एक बार बस क्रॉप ले ली एंड देन ओवर। रेडिश जो है उसकी एक बार क्रॉप ले ली एंड देन ओवर। तो ऑल एनुअल्स एंड बाइनियल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक। जितने भी एनुअल और बाइनियल प्लांट्स होते हैं, जितने भी बेटा एनुअल और बाइनियल प्लांट्स होते हैं वो मोनोकार्पिक होते हैं। वो कैसे होते हैं? मोनोकार्पिक होते हैं। बट याद रखना, few perennial plants, the point to be noted here is that few perennial plants, I am not saying that all perennial plants are monocarpic. No, perennial plants are generally beta, they are polycarpic. They are polycarpic. Perennial समझते हो? Those which are having a very long span, है ना, ये लगातार हर साल तक फ्लावर करते रहते हैं और इनकी लाइफ स्पान भी बहुत लंबी होती है, राइट। पेरिनियल। Few perennial plants are also monocarpic. The point to be noted here is that बेटा मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेरिनियल प्लांट्स तो नॉर्मली पॉलीकार्पिक होते हैं, लेकिन हम लोग जो एनसीईआरटी ने सजेस्ट कर रखे हैं, कुछ ऐसे पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जो पेरिनियल हैं लेकिन फिर भी कैसे हैं? मोनोकार्पिक है। इसका मतलब ये हुआ कि दे विल शो फ्लावरिंग, दो दे आर पेरिनियल बट देन ऑल्सो दे विल फ्लावर वंस इन देयर लाइफ स्पान। यस और नो? अ फ्यू प्लांट्स शो अनयूजुअल फ्लावरिंग, और वो अनयूजुअल फ्लावरिंग वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं वो मोनोकार्पिक हैं और वो अनयूजुअल फ्लावरिंग कर रहे हैं, नॉर्मल से बिल्कुल अलग। दे आर शोइंग अनयूजुअल फ्लावरिंग, दे आर शोइंग बेटा अनयूजुअल फ्लावरिंग। कैसी है फ्लावरिंग? अनयूजुअल कैसी है जरा देखते हैं। अनयूजुअल फ्लावरिंग में बात करते हैं अनयूजुअल फ्लावरिंग की किस तरीके से हो रही है, वो आप लोग देखो। नाउ एक बैम्बू स्पीशीज है बेटा। अब बैम्बू स्पीशीज, there is a bamboo species known as the Bambusa tulda. ये स्पीशीज का नाम एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, मैंने कोशिश की कि यहां पर डाल दूं। अब बैम्बू स्पीशीज इज देयर जिसका नाम है Bambusa tulda. It flowers only once in their lifetime, usually after 50 to 100 years. एक बैम्बू स्पीशीज जो होती है जिसका कि नाम है Bambusa tulda, it flower only once in their lifetime. ये फ्लावर करती है once in their lifetime, usually after 50 to 100 years. मतलब Bambusa tulda स्पीशीज जो है
वो 50 से 100 ईयर्स के अंदर केवल एक बार क्या करती है, फ्लावर करती है। इसका मतलब इतना लंबा लाइफ स्पान है, तो ये तो बात तय होगी कि इट इज नॉट अ एनुअल और अ बाइनियल, इट इज अ पेरिनियल प्लांट, बट दो इट इज पेरिनियल बट इट इज फ्लावरिंग वंस इन इट्स लाइफ टाइम, एंड दैट्स व्हाई बेटा इट इज मोनोकार्पिक, दैट्स व्हाई इट इज मोनोकार्पिक। तो बताओ, they produce large number of fruits and ultimately die. They produce large number of fruits and ultimately they die. तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसको कहते हैं अनयूजुअल फ्लावरिंग। ये कैसी है? इट इज अ unusual flowering. A bamboo species known as the Bambusa tulda flower only once in its lifespan, usually once in 50 to 100 years. And when it flowers, then it produces the flowers and the fruits in large number, and ultimately what will happen? Its lifespan is then over, it die. इसका मतलब ये हुआ कि मोनोकार्पिक प्लांट्स जो होते हैं they die after flowering and fruiting. They die after flowering and fruiting. Is it clear? चलो, सेकेंड एक और एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल बेटा एनसीईआरटी का ही है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियना, बहुत बार नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियना, क्या कहा मैंने बेटा? स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियना, इट इज कॉल्ड एज द नीला कुरंजी। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियना विच इज कॉल्ड एज द नील कुरंजी और नीला कुरंजी। इसको नील कुरंजी इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। This Strobilinthus kunthiana flower once in 12 hours, once in 12 years. क्या कहा? It flowers once in 12 years. ये जो Strobilinthus kunthiana है, it flowers once in 12 years, and it is found in hilly areas of Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. And last time it flowered in September-October month in 2006। तो इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि 2006 के बाद में 12 इयर्स, मतलब 2006 के बाद में 12 इयर्स 2018-19 में इसने फ्लावर किया होगा। आर यू गेटिंग? ये तो मैंने डाटा जो लिया है वो एनसीईआरटी का लिया है कि सितंबर-अक्टूबर 2006 के अंदर इसने फ्लावर किया होगा, बट नेचुरल है कि 12 इयर्स के अंदर एक बार ये फ्लावर करता है, तो 2018-19 के अंदर इसने फ्लावर किया होगा वहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियना विच इज कॉल्ड एज द नील कुरंजी, इट फ्लावर्स वंस इन 12 इयर्स एंड इट इज फाउंड इन द हिली स्ट्रेचेस ऑफ द कर्नाटका, केरला एंड द तमिलनाडु। एंड जब इसकी फ्लावरिंग होती है बेटा, तो होल ऑफ द फॉरेस्ट इज कवर्ड विद द ब्लू colored flowers. Whole of the forest is covered by blue flowers. That's why it is called as the Neela. Neela means what? Blue. So the whole forest is covered just like a bed made up of the blue flowers, and lots of the tourists are attracted during that year in which the flowering occur in this Strobilinthus kunthiana. तो बताओ, ये जो दोनों एग्जाम्पल अभी हमने पढ़े, ये अनयूजुअल फ्लावरिंग के है या नहीं है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनयूजुअल फ्लावरिंग। गॉट इट बेटा? चलो, अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक क्या होते हैं? एज द नेम इज इंडिकेटिंग, पॉलीकार्पिक मीन्स दिस प्लांट्स फ्लावर एवरी ईयर इन अ पर्टिकुलर सीजन। These plants flower every year in a particular season. ये जो प्लांट्स होते हैं बेटा, वो हर साल राइट एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर फ्लावरिंग करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं मैंगो का। यू ऑल नो दैट मैंगो का जो सीजन होता है वो मार्च अप्रैल मंथ के अंदर मैंगो आ जाते हैं। तो आप देखोगे कि हर साल आपके किसी एक विलेज के अंदर या किसी एक टाउन के अंदर यदि मैंगो ट्री है, तो एवरी ईयर उसके अंदर फ्लावरिंग होती है और क्या होती है? फ्रूटिंग होती है। तो पॉलीकार्पिक प्लांट्स फ्लावर एवरी ईयर इन अ पर्टिकुलर सीजन। वापस से बोल रहा हूँ, पॉलीकार्पिक प्लांट्स फ्लावर एवरी ईयर इन अ पर्टिकुलर सीजन। ठीक है, हर साल वो फ्लावर करते हैं। तो बताओ, दीज प्लांट्स आर पेरिनियल एंड दीज प्लांट्स आर पेरिनियल। व्हाट यू हैव सीन बेटा देयर, that generally the monocarpic plants were annual or biennial, but these plants are perennial. ये जो plants होते हैं वो कैसे होते हैं? perennial होते हैं। they have a long life span. Now generally apple, mango, grapevine and orange, apple, mango, grapevine, orange, ये सब polycarpic है क्योंकि ये हर साल किसी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर फ्लावरिंग करते हैं और फिर फ्रूटिंग करते हैं। क्लियर? And the point to be noted here is that polycarpic plants do not die after flowering.
वहाँ पर आपने देखा था कि मोनोकार्पिक प्लांट्स फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बाद में उनकी डेथ हो जाती थी, बट द पॉलीकार्पिक प्लांट्स डू नॉट डाई। पॉलीकार्पिक प्लांट्स डू नॉट डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ऐसा थोड़ी है कि मैंगो ट्री जो है वो एक बार फ्लावरिंग करने के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। मैं तो बचपन से, मेरे घर के पास में एक आम का पेड़ है, उसको मैं बचपन से देखता आया हूँ, राइट, कि वो बहुत साल पुराना है, 60-70 ईयर्स ओल्ड मैंगो ट्री है, और वो एवरी ईयर जो है वो फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग करता है, बट नेवर डाइज। इसका मतलब पॉलीकार्पिक प्लांट्स डू नॉट डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। इज इट क्लियर बेटा? चलो, तो ये कॉन्सेप्ट था मोनोकार्पिक का और पॉलीकार्पिक। एनसीईआरटी में ये नाम यूज नहीं कर रखे मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, यदि कर लेते तो अच्छा होता। तो उन्होंने स्ट्रॉबिलियंथस, कुंथिएना वगैरह सब नाम दे रखे हैं, बट दे हैव नॉट एक्सप्लेन दीज टर्म्स मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक, हिडन है उसके अंदर, ठीक है। चलो नाउ, अब जैसे कि मैं कह रहा था कि हमने अभी प्लांट्स का एग्जाम्पल लिया, लेकिन हम बात कर रहे थे कि जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज, हम बात कर रहे थे कि जैसे ही जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज एंड होता है तो रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन हो जाता है। और ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन होता है तो उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे अभी आप मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग का पैटर्न आपको दिख रहा था, वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं बेटा, एनिमल्स होते हैं, राइट, वो भी टाइप ऑफ एनिमल्स आर बेस्ड ऑन द ब्रीडिंग पैटर्न। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन ब्रीडिंग, राइट। ब्रीडिंग के बिहाफ के ऊपर हम एनिमल्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करके चल रहे हैं? 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके चल रहे हैं। और ओके, नाउ एज द नेम इज इंडिकेटिंग सीजनल ब्रीडर्स, द नेम इज इंडिकेटिंग सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या हो बेटा? दे रिप्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, they reproduce at the particular period of the year. That's why they are called as seasonal breeders. Means in a particular season, it might be rainy season. Some organism breed in the rainy season. Say for at present the rainy season was there. So if I talk about the frog, यदि मैं frog की मैं बात करता हूँ बेटा, तो frog, the turtle sound of the frog can be heard in this rainy season. Why? Because in this period it does its breeding, वो उसका breeding season है। तो what I want to say that seasonal breeders are breeders which reproduce at a particular period in a year. एक पूरे ईयर के अंदर एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उस सीजन के अंदर ही वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा? ब्रीथ करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ए सीजनल ब्रीडर्स। आई विल बी कोटिंग एग्जाम्पल्स। फ्रॉग हुआ, जैसे बर्ड्स हुई, लिजार्ड्स हुई, है ना, दे ब्रीड इन अ पर्टिकुलर सीजन। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम लोग इस बात को कैसे मान लें, हम इस बात को नहीं मानते कि सर आपने एक एग्जाम्पल दिया बर्ड्स का, आपने एक एग्जाम्पल दिया किसका? बर्ड्स का आपने एग्जाम्पल दिया सर, और बर्ड्स आपने कहा सीजनल ब्रीडर है, लेकिन हमने तो देखा है सर कि मुर्गी तो रोज अंडे देती है, अ हैन लेज एग एवरी डे, तो सर उसको कहाँ आप सीजनल ब्रीडर कह सकते हो? तो मैं फिर उनको जवाब देता हूँ इस तरीके से, एक नोट डाल दिया मैंने, बर्ड्स ले एग सीजनली। बर्ड्स चाहे हेंस ही क्यों ना हो बेटा, बर्ड्स ले एग सीजनली, बट दोज बर्ड्स विच आर केप्ट इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब समझते हो, एक एंक्लोज्ड एरिया के अंदर जिनको रखते हैं, जैसे पोल्ट्री फॉर्म्स वगैरह के अंदर जो बर्ड्स रखी जाती है, दे कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। एक पोल्ट्री फार्म के अंदर जो बर्ड्स होती है वो रोज अंडे दे सकती है, बट वो अपने आप नहीं दे रही है, बर्ड, इट इज अ बर्ड, राइट। वो जो हैंस है वो भी बर्ड की कैटेगरी में ही है, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है किसका? इंजेक्शंस का। दैट बर्ड्स आर गिवन द इंजेक्शंस फ्रॉम आउटसाइड, एंड दैट्स वाई उनके अंदर शेल फॉर्मेशन होता है एग्स के चारों तरफ, एंड दे आर एबल और दे आर इंड्यूस्ड टू ले एग्स एवरी डे। क्लियर? तो व्हाट आई वांट टू से that it is not related to the reproduction. ये जो कैप्टिविटी के अंदर बर्ड्स को रखते हैं और जो बर्ड्स ले करती है पूरे साल भर एग्स, it is not related to the reproduction, but it is just the commercial exploitation of the birds for the human welfare. ये एक तरीके का शोषण है, it is a sort of exploitation. कभी एक मुर्गी अपने आप अंडे नहीं देगी, एक मुर्गी तो अंडा जो है वो पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही देगी बेटा, बट उसको जब एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है कुछ इंजेक्शंस के थ्रू,
तो वो मजबूर हो जाती है एग्स को ले करने के लिए। इट इज़ नॉट रिलेटेड एट ऑल टू द रिप्रोडक्शन। मतलब हमारी बर्ड्स के लिए जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है कि वो सीजनल ब्रीडर होती है, वो तो करेक्ट है, लेकिन जो कैप्टिविटी के अंदर, एंक्लोज्ड एरिया के अंदर, पोल्ट्री फॉर्म्स के अंदर जो बर्ड्स को रखा जाता है, वो उनका एक्सप्लॉयटेशन है, वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं है। आर यू गेटिंग? तो यदि मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, टाइप ऑफ एनिमल्स की बात करूं बेस्ड ऑन ब्रीडिंग, तो हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं बेटा। एक तो सीजनल ब्रीडर्स है, एक तो सीजनल ब्रीडर है, और दूसरे जो होते हैं दैट आर नोन एज कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, दे आर नोन एज द कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, है ना। तो हम लोग डिटेल में इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं दैट इज कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। अब जैसे कि नेम शो कर रहा है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, वी ऑल आर कंटिन्यूअस ब्रीडर। हम ह्यूमन बींग्स भी कैसे हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स है। आर यू गेटिंग? यहां पर ऐसा नहीं होता है। मेनी ऑफ देम आर हैविंग द बर्थडेज इन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये प्रूव करता है कि वी ह्यूमन बींग्स आर कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्रीडिंग होती है, राइट, वो पूरे साल भर हो सकती है, एनी टाइम, ठीक है। सो दीज एनिमल्स कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट दियर सेक्शुअल मैच्योरिटी। These organisms continue to breed throughout their sexual maturity. मतलब उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी जब तक रहती है, मतलब दे कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट द सेक्सुअल मैच्योरिटी। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर सीजन के अंदर ब्रीड करेंगे, नॉट लाइक दैट टाइप। दे कैन ब्रीड एनी टाइम ड्यूरिंग दियर एंटायर सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये कभी भी क्या कर सकती है? ब्रीड कर सकती है। इज इट क्लियर? तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, और वो है एग्जाम्पल बेटा फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स का। किसका एग्जाम्पल है? फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स समझते हो? हम ह्यूमन बींग्स भी किस कैटेगरी में आते हैं? वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कमिंग एट द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। तो पर्टिकुलरली हम फीमेल्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं। In females of the placental mammals, there are cyclical changes in ovaries, in the accessory ducts and in the hormones during the reproductive phase. अभी बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, बच्चों हमने पूछा था कि कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अभी कुछ एग्जाम्पल्स देकर हम इस बात को प्रूव कर देंगे, हम इस एग्जाम्पल देकर प्रूव कर देंगे कि यस, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो बाकायदा दिखाई देगा। जैसे कि इन फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स देर आर सर्टेन साइक्लिकल चेंजेस बेटा, देर आर सर्टेन साइक्लिकल चेंजेस विच अकर इन द ओवरीज ऑफ दैट फीमेल, accessory ducts of the female and hormones of the female during the reproductive phase. अब ये चेंजेस क्या हैं? तो हम लोग दो एग्जाम्पल देंगे। वी विल बी कोटिंग टू एग्जाम्पल्स। एक मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल नॉन प्राइमेट फीमेल्स का, वो भी मैमल्स ही है, और एक मैं एग्जाम्पल दूंगा प्राइमेट फीमेल्स का, वो भी मैमल ही है, ठीक है। नाउ इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, नॉन प्राइमेट मैमल्स में कौन कौन आते हैं बेटा? जैसे कि काउज, शिप्स, रैट्स, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा। सच साइक्लिकल चेंजेस, कौन से साइक्लिकल चेंजेस? दीज साइक्लिकल चेंजेस विच आर अकरिंग इन द ओवरीज, विच आर अकरिंग इन द एसेसरी डक्ट्स, विच आर अकरिंग इन द हार्मोन्स। तो सच साइक्लिकल चेंजेस मतलब जो ये ऊपर दिख रहे हैं ये वाले, सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज एस्ट्रस साइकिल। कहने का मतलब है कि नॉन प्राइमेट मैमल्स के अंदर, नॉन प्राइमेट मैमल्स की जो फीमेल्स है उनके अंदर ये जो चेंजेस होते हैं, जो ऊपर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ये किस फेज में नजर आते हैं बेटा? ये किस फेज में नजर आते हैं? एस्ट्रस साइकिल के अंदर, एस्ट्रस साइकिल के अंदर। ये भी एनसीईआरटी में नाम दे रखा है बट एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। हम लोग यहाँ पर एस्ट्रस साइकिल को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इन प्राइमेट्स में कौन आते हैं? इन प्राइमेट्स भी मैमल्स ही है, उसमें मंकीज आते हैं, एप्स आते हैं और ह्यूमंस आते हैं। सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड एज व्हाट? मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर या मंकीज के अंदर या एप्स के अंदर जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं बेटा, जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर,
चाहे वो चेंज ओवरी के अंदर हो, चाहे वो चेंज उनकी एसेसरी डक्ट्स में हो, चाहे वो चेंज हार्मोन्स के अंदर हो, ये सब चेंजेस किस ड्यूरेशन के अंदर होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होते हैं। क्लियर? नाउ अब दो टर्म्स सामने आते हैं। एक टर्म बेटा सामने आया एस्ट्रस साइकिल, एक टर्म सामने आया एस्ट्रस साइकिल, और एक टर्म सामने आया मेंस्ट्रुअल साइकिल। दे आर एंटायरली न्यू टर्म्स फॉर यू पीपल। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको तो बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और नीट में तो बहुत बार क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल से पूछा गया है। एंड ये जो एस्ट्रस साइकिल है वो दोबारा आज के बाद में हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एस्ट्रस साइकिल एनसीईआरटी में तो केवल एक वर्ड दे रखा है। हम लोग आज उसको डिटेल में पढ़ लेंगे ताकि बाद में मौका नहीं मिलेगा इसको पढ़ने का। तो एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पूरा डिटेल आएगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर बेटा। आर यू गेटिंग? तो सबसे पहले जो ये दो टर्म्स आए, एटलीस्ट हमको ये तो मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड व्हाट इज एस्ट्रस साइकिल। एटलीस्ट वी मस्ट नो द डिफरेंस, एंड वी मस्ट ऑल्सो नो दैट इन विच ऑर्गेनिज्म दीज टू साइकिल्स अकर, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल्स। ऑलराइट, सो यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल। अभी मैं पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर प्रॉपर टाइम आएगा तब पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जस्ट एक कंपैरेटिव अकाउंट है, और इस कंपैरेटिव अकाउंट से काफ़ी कुछ आपको क्लियर होगा कि ये जो एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो बेटा, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इट अकर्स इन प्राइमेट्स। किस में होती है? ये प्राइमेट्स के अंदर होती है। एंड यू नो, जस्ट नाउ अभी बताया था, प्राइमेट्स में कौन आते हैं बेटा? मंकीज आते हैं, एप्स आते हैं, और ह्यूमन फीमेल्स आती है ना। चलो, तो इट अकर्स इन प्राइमेट फीमेल्स, इट अकर इन नॉन प्राइमेट फीमेल। अच्छा, ये याद रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चाहे एस्ट्रस साइकिल हो, ये फीमेल्स में चलती है ना बेटा। इट डजंट अकर्स इन मेल, ये केवल फीमेल में ही चलती है। तो हम ये भी कह सकते हैं इट अकर्स इन प्राइमेट फीमेल्स, इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट फीमेल्स। नॉन प्राइमेट फीमेल्स अभी एग्जाम्पल दिए थे, काऊ, शिप, टाइगर, डॉग, कैट एक्सेट्रा। नाउ जब भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 फेजेस। एक तो याद रखना बेटा, ये 28 डेज की होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर ना। इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन फीमेल्स, तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये साइकिल 28 डेज की होती है, और उस 28 डेज के पीरियड के अंदर 4 फेजेस होते हैं। एक होता है मेंस्ट्रुअल फेज, एक होता है प्रोलिफरेटिव फेज, एक होता है ओव्यूलेटरी फेज, और एक होता है सेक्रेटरी फेज। ये फेजेस अभी समझ में नहीं आएंगे ना, बहुत बड़े फेजेस है। इट विल टेक एटलीस्ट 2 पीरियड्स टू डिस्कस द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट हियर इट इज ऑफ शॉर्ट पीरियड, और उस शॉर्ट पीरियड को हम हीट पीरियड या एस्ट्रस पीरियड कहते हैं। एंड दिस एस्ट्रस पीरियड इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। से फॉर इफ आई टॉक अबाउट द काऊ, तो काऊ के अंदर जो एस्ट्रस पीरियड होता है या जो हीट पीरियड होता है वो 12 to 24 आवर्स का होता है। एंड आफ्टर दैट हीट पीरियड, राइट, आफ्टर दैट हीट पीरियड ड्यूरिंग विच a high sex urge is created in that organism, in which the female attracts the male for the purpose of copulation. But when heat period is over, then it is followed by anestrus or the passive period. In this duration, during the heat period, the female attracts the male for the copulation. All right. So यहाँ पर तो ये 28 डेज का होता है और इसमें 4 फेजेस होते हैं। यहाँ पर एस्ट्रस साइकिल जब भी आती है फीमेल के अंदर तो वो शॉर्ट पीरियड की होती है, उसको हीट पीरियड कहते हैं, उसको एस्ट्रस पीरियड कहते हैं। वो कुछ आवर्स का होता है, इट मे बी 12 to 24 आवर्स, एंड लेटर ऑन आफ्टर दैट ड्यूरेशन इट इज फॉलोड बाय पैसिव पीरियड, मतलब उसके अंदर हीट पीरियड ओवर हो जाता है। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि ब्लड फ्लोज इन लास्ट फ्यू डेज एट दिस साइकिल। इस साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं। तो एक फेज होता है बेटा मेंस्ट्रुअल फेज। तो जैसे ही फीमेल के अंदर 28 डेज पूरे होते हैं तो फीमेल के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ दिस साइकिल, राइट, एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, it lasts for 3 to 5 days। बट यहाँ पर ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल, यहाँ पर ब्लड का कोई फ्लो नहीं होता है। नो ब्लड फ्लोज इन दिस साइकिल, इस साइकिल के अंदर किसी तरीके का कोई ब्लड फ्लो नहीं होता है। नाउ इस साइकिल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, जो फीमेल
का जो यूट्रस होता है ना, उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो क्या होता है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डेवलपमेंट होता है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस केस में एंडोमेट्रियम टूट कर ब्लड के साथ में बाहर निकल जाती है 28 डे के बाद में। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो होती है वो पास हो जाती है ब्लड के साथ में बॉडी के बाहर। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो ब्लड फ्लो होता ही नहीं है ना बेटा। तो द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी ओनली। द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी ओनली। अच्छा, एक और चीज, सेक्स अर्ज इज नॉट इंक्रीज्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के अंदर सेक्स अर्ज इज नॉट इंक्रीज्ड। मेंस्ट्रुएशन मतलब ये जो फेज होगा मेंस्ट्रुअल फेज विच लास्ट फॉर 3 to 4 days, तो सेक्स अर्ज इन द फीमेल इज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बट ड्यूरिंग दिस फेज मैंने कहा था that estrus period was of 12 to 24 hours, and during this phase the sex urge in the female is at the peak and the female attracts the male for the copulation purpose. Now at the last point, female does not permit copulation during menstrual phase of cycle. ये जो menstrual phase है जिसमें कि फीमेल के अंदर 3 to 5 days तक ब्लीडिंग होती है, उस फेज के अंदर फीमेल कभी भी कॉपुलेशन या मेटिंग का जो प्रोसेस होता है उसको फीमेल जो होती है वो अलाउ नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है और सेक्स अर्ज ज़्यादा होती है, तो फीमेल परमिट्स कॉपुलेशन, फीमेल परमिट्स, बिल्कुल अपोजिट है, फीमेल परमिट्स कॉपुलेशन ड्यूरिंग ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग द एस्ट्रस पीरियड ओनली, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हीट पीरियड। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल तक डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।